हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और मैं हर्ष शर्मा आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की पाइथन। तो हमने स्टैक्स पढ़ लिया था, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, उसको इंप्लीमेंट करके देखा था, क्या उसके यूजेस थे, उसका पूरा कोड देखा था। और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम पॉली स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट करते हैं स्टैक्स के थ्रू। तो अब हम स्टार्ट करने वाले अपने नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर से, जो कि हमारा क्यू जैसा नाम से चल रहा है, जैसे एक लाइन होती है हमारी, वही हमारा क्यूज होता है। अब जैसे स्टैक के अंदर हमने अप्लाई करा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे हम लीफो कहते थे। तो उसमें होता क्या था, जो भी हमारा एलिमेंट ऐड होता था वो टॉप पे ऐड होता था, और जब हम निकालते थे तब वो निकलता भी टॉप से ही था। तो जो एलिमेंट लास्ट में आया वो सबसे पहले निकल गया, इसलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू कैसे होता है, क्यू हमारी एक लाइन की तरह होता है। इसके अंदर हम एलिमेंट डालते हैं, जो इंसर्शन होता है एलिमेंट का वो पीछे से होता है, और जो हमें कोई एलिमेंट निकालना होता है तो उसको हम फ्रंट से निकालते हैं। तो जैसा है लिखा हुआ है, इंसर्शन जो है वो रियर से होती है, रियर मतलब पीछे बैक साइड से, और डिलीशन जो होती है, यानी अगर हमें कोई एलिमेंट बाहर निकालना है तो वो फ्रंट से होता है। एज जैसे कि लाइन में होता है, मान लो एक एटीएम की लाइन है, यहाँ पे एक एटीएम लगा हुआ है, अगर लाइन लगी हुई है जो सबसे पहले आया होगा वो निकलेगा, और अगर कोई नया बंदा आता है तो वो लास्ट में ऐड होगा। तो इसलिए जैसे हमारा स्टैक होता था लीफो, स्टैक में हम लीफो बोलते थे, क्यू के अंदर हम उसको बोलते हैं फीफो। फीफो मतलब कि हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा। अब काफ़ी चीज़ें इसके अंदर स्टैक की तरह सिमिलर रहेंगी, कोडिंग वगैरह। अब स्टैक अगर अच्छे से आ गया तो क्यू भी आपको अच्छे से आ जाएगा। अब इसके अंदर बस कंसेप्ट अलग है, इसमें फीफो कंसेप्ट था, उसमें लीफो कंसेप्ट था। तो इसके अंदर हम जब इंसर्शन करेंगे वो रियर से करेंगे, और जब डिलीशन करेंगे तो फ्रंट से करेंगे। तो जैसे स्टैक के अंदर हम क्या मेंटेन करके चलते थे, स्टैक के अंदर हम एक टॉप को मेंटेन करके रखते थे, उस टॉप के हिसाब से हम पुश और पॉप करते थे। इसके अंदर हमें दो चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, पहली होगी हमारी फ्रंट और दूसरी होगी हमारी रियर। यानी जब भी हमें इंसर्ट करना होगा, हम रियर से एक पीछे वाले पे इंसर्ट करेंगे और उसको रियर बना देंगे। जैसे हम टॉप में करते थे ना, जब हम कोई भी चीज़ पुश करते थे तो हम एक एलिमेंट डाल देते थे और फिर उसको टॉप बना देते थे नए वाले को। सिमिलरली इसमें करेंगे, पीछे डाल के और उसको हम रियर बना देंगे। तो मान लेते हैं एक लिस्ट के अंदर हम ऐसा करके कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, जैसे हमने लिस्ट से स्टैक बनाया था, वैसे यहाँ पर लिस्ट से हम क्यू बनाएंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर ये डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट के कुछ इंडेक्स हैं 0 1 2 3, ठीक है। अभी हम मान के चलते हैं 4 लेंथ का छोटा सा है, इसके अंदर ए और पी है। अब मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने एन इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एन इंसर्ट तो ये एन इधर आ गया। फिर मैंने क्या करा, इसके अंदर से ए को डिलीट कर दिया। अब मैंने बताया था, तो अभी हमारा ये फ्रंट है, ये रियर है। अब मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया तो ये फ्रंट बन गया और ये रियर बन गया। अब मैंने डिलीट करा तो डिलीट फ्रंट से होगा, तो ए डिलीट होकर ये फ्रंट बन गया, ये रियर बन गया। उसके बाद मैंने आई इंसर्ट करा तो फ्रंट ये रियर ये बन गया। फिर मैंने पीक कर लिया कि मेरा फ्रंट पे क्या है, रियर पे क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करा, दोबारा से एक और रिमूव करा, यानी डिलीट करा, तो वहाँ से पी हमारा चला गया फ्रंट से। फिर मैंने क्या करा, दोबारा रिमूव करा। अब फ्रंट और रियर दोनों सेम बन चुके हैं, ठीक है। तो क्यू के अंदर ऐसा भी होता है, फ्रंट रियर सेम बन जाए। फिर मैंने जब आई को भी डिलीट कर दिया तो इस बार दोनों हट गए। तो यहाँ पे अब ना हमारा फ्रंट है ना रियर है, फ्रंट और रियर हमारे दोनों इस वक्त नल हो चुके हैं, या फिर नथिंग, यानी कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे स्टैक के अंदर हम जब इंसर्ट करते थे तो हम उसको पुश बुलाते थे, और स्टैक के अंदर जब हम डिलीशन करते थे उसको पॉप बुलाते थे। क्यू के अंदर हम उसे क्या बुलाएंगे, क्यू के अंदर हम उसे बुलाते हैं एन क्यू और डी क्यू। एन क्यू के अंदर हम एलिमेंट को ऐड करेंगे, यानी जैसे हमारा स्टैक में पुश होता था, और डी क्यू के अंदर हम एलिमेंट को रिमूव करेंगे, पॉप करेंगे, ठीक है। एन क्यू कहाँ से होगा, रियर पे से, यानी रियर पे इंसर्शन होगा, और डिलीशन का होगा फ्रंट पे, यानी फ्रंट से हम डी क्यू करेंगे। पीक के अंदर हम देख लेंगे फ्रंट रियर क्या है, या फिर हम पूरी की पूरी क्यू भी देख सकते हैं कि पूरी क्यू क्या है, ठीक है। तो जैसे स्टैक का हमने कोड करा था, वैसे एक बार क्यू का कोड करके देख लेते हैं पाइथन के अंदर, इसके इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। तो स्टार्ट करते हैं क्यू की इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है। जैसे स्टैक का करा था वैसे ही करते हैं। तो पहले क्यू नाम से क्यू बना लेते हैं, और हमें पता है हम लिस्ट बनाते हैं और उसी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन लगाते हैं। तो मैंने इसको क्यू बना दिया, और जैसे हमने स्टैक में टॉप बनाया था, इसके अंदर फ्रंट और रियर बना लेते हैं, और दोनों को स्टार्टिंग में नन कर देते हैं। अब बनाते हैं इसके फंक्शंस। जैसे स्टैक में हमारे इज एम्प्टी, पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले के फंक्शंस थे। इसके अंदर इज एम्प्टी हमारा एन क्यू, डी क्यू, पीक, डिस्प्ले का फंक्शन होगा। पहला फंक्शन मैं बनाता हूँ इज एम्प्टी का। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया इज एम्प्टी का। अगर क्यू अगर खाली होगी, यानी जो हमारी लिस्ट है या फिर जो क्यू है वो खाली होगी, उस केस में हमें ट्रू प्रिंट करा देना है, और खाली नहीं होगी तो उस केस में फॉल्स प्रिंट करा देना है। ये तो बहुत सिंपल है। इसके बाद हम बना लेते हैं अपना एन क्यू का फंक्शन, जिसके अंदर हमें एलिमेंट ऐड करना है। तो जैसे मैं लिस्ट के अंदर ऐड करता हूँ तो वैसे ही मैं इसके अंदर अपेंड कर देता हूँ। सो क्यू के अंदर मैंने अपेंड कर दिया हमारा आइटम। अब अगर मेरे को यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि इससे पहले अगर मेरी जो क्यू थी वो खाली थी, यानी कि अभी पहला एलिमेंट डाला है, तो मेरे को फ्रंट और रियर को कहाँ रखना है, मेरे को फर्स्ट प्लेस पे रखना है फ्रंट और रियर को। तो अगर मेरी जो लेंथ है क्यू की, सो इफ लेंथ, तो अगर मेरी यानी पहला एलिमेंट हुआ है तो उस केस में फ्रंट और रियर दोनों को 0th इंडेक्स पे रख देता हूँ, क्योंकि अभी हमारी क्यू स्टार्ट हुई है। और अगर मैं ऐसा नहीं है, यानी कि ये पहले एलिमेंट नहीं है, ऑलरेडी कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उस केस में फ्रंट और रियर की ऑलरेडी कुछ वैल्यू होगी, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, रियर की वैल्यू कर देंगे लेंथ ऑफ क्यू -1। तो यहाँ पर हमने कर दिया। ये -1 क्यों करा, क्योंकि हमें पता है जो हमारा इंडेक्सिंग होती है वो एक पहले चलती है, 1 से स्टार्ट ना होकर 0 से स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स। तो इसलिए जो हमने लेंथ से एक कम लिया है, यानी अगर हमारी क्यू के अंदर 10 एलिमेंट है तो जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 9 होगा, ठीक है। तो ये हमें पता है। ये हमारा बन गया एन क्यू का फंक्शन। सिमिलरली हम डी क्यू का फंक्शन बना लेते हैं, यानी जिसके अंदर हमें एलिमेंट को डिलीट करना है क्यू के अंदर से। तो जब इसके अंदर से हम एक एलिमेंट निकाल रहे हैं तो हमारा एलिमेंट फ्रंट से निकलता है, हमें पता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारी जो क्यू है वो खाली है कि नहीं। तो इज एम्प्टी यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर।
तो अगर क्यू खाली होगी तो उस केस में हम अंडरफ्लो प्रिंट करा देंगे, और एल्स केस में यानी जब हमारी क्यू खाली नहीं है उस केस में क्या करेंगे, हम आइटम एक बना लेते हैं या फिर एक आई बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आई के अंदर हम वो एलिमेंट निकाल लेते हैं जो हमें निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रंट से हम निकालते हैं ना, तो मेरे को यानी 0th इंडेक्स पे जो है उसको निकालना है, तो मैं क्यू में से पॉप करा लेता हूँ। पॉप फंक्शन हमने पढ़ा था लिस्ट में कैसे वर्क करता है, निकाल के ले आता है और बाकी उसको शिफ्ट कर देता है पूरी लिस्ट को पीछे। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिमूव, डिलीट और पॉप के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो पॉप के अंदर हम इंडेक्स देते हैं, तो मैंने इसके अंदर 0th इंडेक्स दे दिया, तो यानी 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को पॉप करा के आई के अंदर डाल देगा और बाकी का सारा हमारा शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें फ्रंट और रियर को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब मैं इस एलिमेंट को एल्स के अंदर ही रिटर्न करा सकता था, बट मैंने क्यों नहीं कराया, क्योंकि मैं अब एक कंडीशन और चेक करूंगा इसके अंदर कि जब मैंने ये वाला एलिमेंट इसमें से पॉप कर दिया तो क्या इसके अंदर अब खाली तो नहीं होगी ये, यानी अगर एक एलिमेंट था वो भी हमने निकाल लिया तो उस केस में मेरे को फ्रंट और रियर को नन करके जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि पॉप कराने के बाद अगर लेंथ 0 है तो उस केस में फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नन कर दूंगा, यानी तीनों नन हो गए। अब यहाँ पर अगर किसी ने ऑलरेडी किसी और लैंग्वेज में C++ या जावा में क्यू पढ़ी हो तो यहाँ पर एक डिफरेंस देखा होगा कि जब हम C++ और जावा में क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमें फ्रंट और रियर को मैनेज करके चलना पड़ता है, बट पाइथन के अंदर हम रियर को जस्ट फंक्शन के अंदर ही निकालते जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं रियर को हम उसी वक्त निकाल लेते हैं जो हमें लेंथ चाहिए होती है। अभी जब हम डिस्प्ले फंक्शन यूज़ करेंगे हम रियर को ऐसे कर लेंगे लेंथ ऑफ Q-1, बट C++ और जावा के अंदर जो फ्रंट और रियर होते हैं उनको ग्लोबली मैनेज करके चलते हैं, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर DQ के अंदर एलिमेंट को बाहर निकाला तो मेरे को फ्रंट को आगे खिसकाना पड़ेगा। बट पाइथन के अंदर हम क्या करते हैं, हम पॉप कराए थे तो ऑलरेडी हमारी लिस्ट खिसक जाती है और रियर को तो हम एट द टाइम ही कैलकुलेट करते जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें उन्हें मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक छोटा सा डिफरेंस है। अब बाकी नेक्स्ट फंक्शन हम करते हैं। पीक फंक्शन के अंदर हमें देख के आना है कि फ्रंट के ऊपर कौन सी वैल्यू रखी हुई है, तो इसके अंदर भी हम सेम चीज़ करते हैं। अगर हमारी क्यू एम्प्टी है, इफ़ इज़ एम्प्टी हमारी क्यू, तो उस केस में वो क्या कर देना है, रिटर्न अंडरफ्लो, यानी कि खाली है भाई क्या बताएं। और अगर खाली नहीं है तो उसके समय हो क्या कर देना है, पहले मैं फ्रंट को 0 पे ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे f इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है यार फ्रंट हमेशा 0 पे होगा अगर हम पाइथन में क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी लैंग्वेजेस में हमें फ्रंट को आगे बढ़ाना पड़ता है, पाइथन के अंदर क्या करते हैं पॉप करते हैं और ये अपने आप ही खिसका जाता है, तो हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम कहते हैं पाइथन काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि काफ़ी काम ऑटोमेटिक कर लेती है। तो फ्रंट इक्वल टू 0 कराने के बाद बस मेरे को रिटर्न करा देना है अब। सो रिटर्न, तो जो हमारा फ्रंट पे एलिमेंट था उसको हमने रिटर्न करा दिया पीक के थ्रू, ठीक है। तो पीक में क्या होगा, खाली होगा तो अंडरफ्लो रिटर्न कर देगा, और अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो हमें फ्रंट पे दिखा देगा f = 0 पे। एक लास्ट फंक्शन हम बना लेते हैं अपना डिस्प्ले का, जो हमारी पूरी की पूरी क्यू को डिस्प्ले करने वाला है। तो इसके अंदर हम 3 केसेस बनाएंगे। पहला होगा कि अगर हमारी क्यू खाली है तो उस केस में हम बता देंगे कि क्यू भाई एम्प्टी है। दूसरा केस बनाएंगे कि हमारे क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो वहाँ पे फ्रंट और रियर को दोनों को एक ही पे दिखा देंगे और दिखा देंगे एलिमेंट है। और तीसरा केस होगा जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो उसमें हम फ्रंट और रियर को दिखा देंगे जहाँ पर है। पहला केस में बना लेता हूँ जिसके अंदर हमारी लेंथ ही नहीं है, सो लेंथ ऑफ क्यू इज़ 0, और यहाँ पे मैं पीक और इसमें यार पैरामीटर डालना भूल गया। तो अगर क्यू की लेंथ 0 है तो उस केस में बता दूंगा कि क्यू इज़ एम्प्टी। अगर हमारी क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है यानी लेंथ जो है 1 है, तो उस केस में मेरे को क्या करना है, मैं एलिमेंट प्रिंट करा दूंगा। अब मेरे को पता है एक ही एलिमेंट है तो उसके अंदर वो 0th इंडेक्स पे होगा, तो डायरेक्ट कर देता हूँ यार रिलेक्से को, तो इसको डायरेक्ट कर देता हूँ मैं कि प्रिंट 0th एलिमेंट। और अब मैं इसके ऊपर जैसे हमने स्टैक में करता था ना वो एरो बना के, तो इसमें ऐसे करके एरो बना देता हूँ कि यही हमारा फ्रंट है और यही हमारा रियर है, ठीक है। और हम लास्ट केस बनाए थे अपना, इसको मैं एलिफ कर देता हूँ। और जो हमारा लास्ट केस है जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे उसके अंदर मैं लूप चला के कर दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं 0th एलिमेंट प्रिंट करा देता हूँ, तो इसके अंदर मैं 2 फ्रंट और रियर बना लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे। तो पहले तो मैं 0th एलिमेंट प्रिंट करा देता हूँ, यानी प्रिंट क्यू ऑफ f कर देता हूँ, यानी फ्रंट जब हमने प्रिंट कराया तो इसके बाद वो ऐसे ही एरो दिखा देते हैं कि ये फ्रंट है। उसके बाद लूप से बाकी के एलिमेंट दिखा देंगे, सो एक लूप बना लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं एलिमेंट दिखा रहा हूँ 1 से लेकर रियर से स्टिक पहले, क्योंकि 0 तो मैंने यहाँ दिखा दिया फ्रंट वाला, रियर को मैं लास्ट में दिखाऊंगा क्योंकि इसमें मेरे को ऐसे रियर ऐसे करके एरो दिखा के रियर भी लिखना है। तो मैंने बीच के सारे एलिमेंट यहाँ प्रिंट करा लिए, तो इनको डायरेक्ट प्रिंट करा लेते हैं और लास्ट में मैं रियर को प्रिंट करा लेता हूँ। सो प्रिंट क्यू ऑफ r और यहाँ पे एरो देखे कि ये रियर है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले का फंक्शन। तो अब इन सब फंक्शंस को इंप्लीमेंट जैसे हमने स्टैक के उसमें करा था ऑप्शंस बना के, तो वैसी ऑप्शन बनाए तो मैं फटाफट, अगर आपको स्टैक में समझ आ गया तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। तो पहले की तरह मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शंस रख दिए, ये तो जस्ट हमारे एक वो है, तो इसके आगे ऐसे लाइन भी लगाए थे थोड़ा सुंदर सा लगे। यहाँ पे हमने 5 ऑप्शन रख दिए। अब इन 5 ऑप्शन की मैंने एक चॉइस डलवा दी CH में, और अब मैं CH को चेक करूँगा, जो हमारी चॉइस मांगी होगी उसके हिसाब से कर दूँगा। सो CH की मैं मल्टीपल इफ़ कंडीशंस बना लेता हूँ और उसके हिसाब से उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने NQ और DQ के लिए कंडीशन बना ली है। तो अगर हमारा फर्स्ट चॉइस जाती है यानी कि NQ करना है, तो उसमें आइटम को ले लेंगे इनपुट, यानी जो भी एलिमेंट इंसर्ट करना है वो बता दिया, जैसे आइटम आ गया उसको क्यू के अंदर डाल दिया। अब ये क्यू क्या है जो हमने सबसे ऊपर बनाई थी ना, ये खाली क्यू फ्रंट और रियर, तो इसमें फ्रंट और रियर की ज़रूरत नहीं थी, हमने बना दिया फिर भी। तो यहाँ पे क्यू और इसके अंदर हमने आइटम डाल दिया जो हमने इंपुट कराया था। और यहाँ पे ये हमें पता है क्यों करते हैं, ताकि जब भी हम कोई चॉइस डालें उसके बाद एक प्रेस यानी की करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े, क्योंकि लूप हमारा इन्फिनिट लूप बना रखा है हमने। सेकंड चॉइस में मैंने क्या करा, जो अगर वो DQ के लिए मांगता है तो जो DQ कराना है उसको आइटम में करा लेता हूँ। अब DQ में हमने क्या कंडीशन रखी थी ज़रा देखते हैं यहाँ पे,
कि अगर एम्प्टी होगी तो ये अंडरफ्लो एक्सक्लेमेटरी रिटर्न करेगा, वरना जो भी हमारी आइटम है वो रिटर्न कर देगा। सॉरी, आइटम तो रिटर्न करा ही नहीं। नाइस। तो यहाँ पे हमने आइटम रिटर्न करा लिए। इसके बाद तो यहाँ पर अगर अंडरफ्लो रिटर्न करेगा तो हम दिखा देंगे कि भाई क्यों एम्प्टी है। तो अगर अंडरफ्लो नहीं कर रहा तो दूसरी चीज़ क्या ही रिटर्न कर रहा होगा, ये आई, ये पहले से लिखा होता है यहाँ पे, ये बाद में नहीं लिखा है हमने, पता है ना। तो ये अगर एम्प्टी होगा तो अंडरफ्लो रिटर्न करेगा, नहीं तो आइटम रिटर्न कर देगा हमें। तो एल्स केस में क्या करूँगा, प्रिंट % डी इज डिक्यूड, जो भी हमारी आइटम में आया था और % आइटम वो डिक्यू हो गया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब मैं पीक और डिस्प्ले के लिए बना लेता हूँ सेम फंक्शन, वो तो बहुत ईजी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीक और डिस्प्ले के लिए बना लिया है। पीक के अंदर क्या करेंगे, पिक करा देंगे, और अगर आइटम अंडरफ्लो हुआ तो उसको एम्प्टी करा देंगे, और अगर इसके अगर अंडरफ्लो नहीं हुआ तो उसके अलावा वो क्या ही लाएगा, जो फ्रंट पे था वो ले आएगा। तो उस केस में हम प्रिंट करा देंगे फ्रंट इज %d, और यहाँ पे लिख देते हैं %i। तो अब जिन लोगों को ये % वाली चीज़ कन्फ्यूजन है यार, ये तो अब तक आ गया होगा। जब %d हम डालते हैं तो %d प्लेस होल्डर होता है, तो अब मैंने यहाँ % आइटम डाला तो %d की जगह ये आइटम आ जाएगा, यानी ये जो d है इसमें आइटम आ जाएगा। तो फ्रंट इज जो भी आइटम में वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ। और डिस्प्ले में मैंने क्या करा, डिस्प्ले का फंक्शन तो हमने पूरा प्रॉपरली रेडी कर ही दिया था, वो पूरे डिस्प्ले करा देगा, एम्प्टी पे एम्प्टी प्रिंट करा देगा, सिंगल पे ऐसे करा देगा और मल्टीपल पे ऐसे। तो इसके अंदर जस्ट हमने डिस्प्ले डाला और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और लास्ट चॉइस हम डाल देते हैं अपनी एग्जिट वाली। सो इफ ch = 5, उस केस में हो क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है लूप से, क्योंकि एक इन्फिनिट लूप चलता रह रहा है वाइल ट्रू। अब इसको चला के देखते हैं एक बार जुपिटर नोटबुक के अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और एक लास्ट केस तो बनना भूलेगा इसके अंदर, यानी अगर कोई 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई डाल दे तो हमें उसको रोस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये चल गया है। अब इसके अंदर देखते हैं कुछ एरर है कि नहीं। इनक्यू कराते हैं पहले। तो एलिमेंट हमें डालना है, मान लेते हैं 1, टू कंटिन्यू। नेक्स्ट एलिमेंट डालना है 2, टू कंटिन्यू 3। ओके, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई है। तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट डालना भूल गए। तो यहाँ पे इज एम्प्टी के अंदर क्यू डालना भूल गए हम। इसको रन करा कर देखते हैं। थर्ड चॉइस पे वो गलत आ रहा था। सबसे पहले एनक्यू कराते हैं 1, प्रेस एनी की 1, इसमें डाल देते हैं 2, प्रेस एनी की 1, इसमें डाल देते हैं 3। अब इसको करा के देखते हैं हम। डिस्प्ले 4 दबाया हमने, सो 1 2 3 फ्रंट ठीक आ गया है। अब इसको करा लेते हैं पीक। पहले प्रेस एनी की टू कंटिन्यू 3, पीक में फ्रंट दिखा दिया 1। अब इसमें से कुछ डीक्यू करा के देख लेते हैं। पहले प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, डीक्यू कराते हैं, 1 डीक्यू हो गया। अब दोबारा डिस्प्ले करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 और 3, 1 हमारा निकल चुका है। अब दोबारा से पिक करा के देख लेते हैं। सो 3, तो फ्रंट इज 2, ठीक है। तो पूरा प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है। बस इसके अंदर क्या है कि ये भी गैप नहीं आ रहा। तो गैप के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा लूप खत्म हो रहा है हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं 2 न्यू लाइन। तो उससे अब क्या होगा, हर कंडीशन के बाद एक गैप आता जाएगा। तो ये कर लिया हमने पूरा क्यू का कोड। इसके अंदर कुछ करेक्शन थी वो मैंने आपको बता दी। अब पेपर में ना इसके अंदर थोड़ी सी वो कर लेना चेंजेस। जैसे हमने यहाँ पे कुछ कैजुअल करा है, जैसे हमने एक्सक्लेमेटरी इधर तो डाल सकते हो, यहाँ थोड़ा से एक्सक्लेमेटरी कम डालना, यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी मत डालना। और जैसे लास्ट में ये लिखा है इसकी जगह जस्ट लिख देना प्लीज़ एंटर अ वैलिड चॉइस, ठीक है, जब पेपर में कर रहे हो, वरना तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कर लिया हमने क्यू का पूरा इंप्लीमेंटेशन। आई होप इसके बाद आपको क्लियर होगा कि कैसे क्यू को पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करा जाता है। तो इतना था इस वीडियो के लिए। मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।